हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरस्वती कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के विषय में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो कि एक पोषक तत्व है और तीव्र मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के तो आज की क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत आपके मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड आ जाते हैं। तो रासायनिक वर्गीकरण में जो है सबसे पहले नंबर 1 पे मोनोसेक्राइड आ जाएगा। मोनोसेक्राइड जो कि एक सरल शर्करा होती है, ठीक, इसे सरल शर्करा या फिर साधारण शर्करा या फिर हेक्सोस के नाम से जानते हैं। हेक्सोस मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। ये मोनोसेक्राइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम इसको हेक्सोस के नाम से भी जानते हैं। ये इस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है, यानी इस प्रकार की सरल शर्करा होती है जिस पर पाचन तंत्र का कोई भी एंजाइम विभाजन की क्रिया नहीं करता है। यानी कि जैसे ही हम मोनोसेक्राइड ग्रहण करते हैं, ये हमारे शरीर में जाकर के रक्त में अभिशोषित कर ली जाती है और हमें ऊर्जा देना प्रारंभ कर देती है। मोनोसेक्राइड के अंतर्गत 3 फॉर्म आ जाती हैं इसकी। नंबर 1 पे इसका आ जाएगा ग्लूकोज जो कि हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। नंबर 2 पे है फ्रक्टोज जो फलों की शर्करा है। और नंबर 3 पे आपका आ जाता है ग्लैक्टोज जो कि दूध के पाचन के समय उत्पन्न होने वाली शर्करा के अंतर्गत आ जाती है। ये स्वतंत्र शर्करा नहीं होती है क्योंकि तभी उत्पन्न होती है जब दूध का पाचन होता है हमारी बॉडी में। और जो ग्लूकोज है आपका, इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। ग्लूकोज के जो अन्य नाम हैं वो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज के जो अन्य नाम है उसमें आपका देखो, इसको ग्लूकोज को क्वाइनो बॉडी के नाम से भी जाना जा रहा है। ग्लूकोज को करंट एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। इसको करंट एनर्जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही हम ग्लूकोज लेते हैं तुरंत ही हमारे शरीर में जाकर के ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है, तो इसको करंट एनर्जी के नाम से जाना जाएगा। ग्लूकोज को हम ग्रेप शर्करा यानी ग्रेप शुगर, कॉर्न शर्करा यानी कॉर्न शुगर और डेक्सट्रोज के नाम से जानते हैं। ग्लूकोज का डेक्सट्रोज कई बार पूछा गया नाम है, ठीक है। तो ये मोनोसेक्राइड है जो कि कार्बोहाइड्रेट की सरल फॉर्म है, सरलतम शर्करा है जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट का जो दूसरा वर्गीकरण है वो है आपका ऑलिगोसेक्राइड, ठीक है। तो ऑलिगोसेक्राइड वैसे हम लोग जो वर्गीकरण पढ़ते हैं मोस्टली हम लोग मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड पढ़ते हैं। ये रासायनिक वर्गीकरण है। तो इसमें जो आपका ऑलिगोसेक्राइड है उसी में जो डाइसेक्राइड है, ट्राइसेक्राइड है, टेट्रासेक्राइड है उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो ऑलिगोसेक्राइड है इसमें मोनोसेक्राइड के अणुओं की एक निश्चित संख्या होती है, यानी कि ये बताया गया होता है कि कितने अणु पाए जाएंगे तब जाकर के डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड या टेट्रासेक्राइड बनता है, ठीक है। तो इसमें जो है मोनोसेक्राइड के अणुओं की निश्चित संख्या होती है और जब इसका जल अपघटन होता है, जल अपघटन होने पर ये मोनोसेक्राइड में ही विभक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बने ही मोनोसेक्राइड के अणुओं से मिलकर के होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसमें डाइसेक्राइड आ जाएगा। नंबर 1 डाइसेक्राइड जो कि मोनोसेक्राइड के 2 अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। कितने अणुओं से मिलकर के बना है? 2 अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसकी फॉर्म है जो आपकी है सुक्रोज जो कि साधारण शर्करा यानी कि इसको गन्ने की शर्करा भी कहा जाता है, सुक्रोज के नाम से जानी जाती है जिसे हम साधारणतः घर में प्रयोग करते हैं। दूसरा है माल्टोज जो कि अनाजों की शर्करा है, ये भी डाइसेक्राइड के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा है लैक्टोज जो कि दूध की शर्करा है, ये भी डाइसेक्राइड के अंतर्गत आने वाली शर्करा में आ जाती है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो आपका नंबर 2 पे आ जाएगा वो आ जाएगा ट्राइसेक्राइड ये ऑलिगोसेक्राइड का ही एक प्रकार है जो कि मोनोसेक्राइड के 3 अणुओं से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। कितने अणु? यहाँ पे 3 अणुओं से मिलकर के ट्राइसेक्राइड बना हुआ है। इसका जो उदाहरण है उसमें रेफिनोज आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपकी ट्राइसेक्राइड है उसमें जो 3 अणुओं से मिलकर के बनी हुई शर्करा है वो रेफिनोज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा है वो टेट्रासेक्राइड आ जाएगा जो ऑलिगोसेक्राइड का ही एक प्रकार है क्योंकि इसमें निश्चित अणुओं की संख्या बताई गई है कि कितने अणु पाए जा रहे हैं। तो टेट्रासेक्राइड जो है वो मोनोसेक्राइड के ही 4 अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। कितने अणु? 4 अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। इसका जो उदाहरण आ जाता है वो स्टैक्यूज आ जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा वर्गीकरण है ये ऑलिगोसेक्राइड यानी कि ये बताता है
कि निश्चित संख्या में कितने अणु पाए जा रहे हैं डाइसैकेराइड में, कितने अणु पाए जा रहे हैं ट्राइसैकेराइड में, कितने अणु पाए जा रहे हैं टेट्रासैकेराइड में। ठीक है, उसके बाद में अगला जो वर्गीकरण है वो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है, ये एक जटिल शर्करा है। जिस प्रकार से मोनोसैकेराइड सरल शर्करा थी, उसका पाचन अवशोषण आसान था, उसी प्रकार से जो हमारी पॉलीसैकेराइड है वो जटिल शर्करा है मनुष्य के शरीर में। इसका पाचन या तो होगा ही नहीं, और यदि इसका पाचन होता है तो अपूर्ण होता है, पूर्ण रूप से इसका पाचन नहीं होता है, ये जटिल शर्करा होती है। ठीक है, तो जो आपका पॉलीसैकेराइड है ये मोनोसैकेराइड के असंख्य अणुओं से मिलकर के बना होता है। ये मोनोसैकेराइड के 2 से लेकर के 10 या फिर उससे भी अधिक अणुओं से मिलकर के बनी हुई जटिल शर्करा है पॉलीसैकेराइड। इसकी भी कुछ फॉर्म आ जाती है। नंबर 1 पे स्टार्च आ जाता है। स्टार्च जिसको एबिलक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो अनाजों में उपस्थित रहता है। नंबर 2 पे डेक्स्ट्रीन आ जाता है। स्टार्च का जब पाचन होगा तो वो डेक्स्ट्रीन में ही बदलता है ऊर्जा देने के लिए, फिर ग्लूकोज में बदलता है। ठीक, उसके बाद में सेल्यूलोज आ जाता है। सेल्यूलोज भी एक प्रकार की पॉलीसैकेराइड है जिसका पाचन हमारे शरीर में शीघ्रता से नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में जो अगला आ जाता है वो ग्लाइकोजन आ जाता है। ग्लाइकोजन को हम लोग प्राण की स्टार्च भी कह सकते हैं, यानी प्राण की शर्करा भी कह सकते हैं, क्योंकि मांसपेशियों इत्यादि में उपस्थित रहता है। ठीक है, यकृत मांसपेशी में। उसके बाद में पैक्टिन आ जाएगा। पैक्टिन भी एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। पैक्टिन फलों के गूदों इत्यादि में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो ये आपके 5 आ गए पॉलीसैकेराइड के, ये जो प्रकार है वो 5 हो गए। उसके बाद में कुछ अन्य प्रकार के पॉलीसैकेराइड भी पाए जाते हैं। तो जो अन्य प्रकार के पॉलीसैकेराइड है उसमें नंबर 1 पे फ्रक्टोजेंस आ जाता है। फ्रक्टोजेंस जो कि किस में पाया जाता है, प्याज में पाया जाता है। ठीक है, ये जो फ्रक्टोजेंस है इसका पाचन भी शीघ्रता से नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, पॉलीसैकेराइड का ही एक प्रकार है। नंबर 2 पे हेमिसेल्यूलोज आ जाएगा। हेमिसेल्यूलोज भी पॉलीसैकेराइड ही है, जो अनाजों और सब्जियों के छिलके इत्यादि में उपस्थित रहने वाला पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, इसी के साथ साथ ग्लैक्टोन्स आ जाएगा नंबर 3 पे। जो ग्लैक्टोन्स है वो कहाँ पाया जाएगा, समुद्री घास में, यानी कि समुद्र से प्राप्त होने वाली घास में ग्लैक्टोन्स नामक पॉलीसैकेराइड पाई जाती है, उपस्थित रहती है। ठीक, उसके बाद में नंबर 4 पे पेंटोजेंस आ जाता है। पेंटोजेंस जो कि हरित घास, जो हरी घास होती है उसमें उपस्थित रहने वाली पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है, जिसमें हम लोगों ने देखा मोनोसैकेराइड जो कि सरल शर्करा है, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड जो कि निश्चित अणुओं की संख्या बताता है, जिसके अंतर्गत डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड आ जाते हैं, जो कि 2, 3 और 4 अणुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। नंबर 3 पे है पॉलीसैकेराइड जो कि जटिल शर्करा है। इसके अंतर्गत स्टार्च है, डेक्स्ट्रीन है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है और पैक्टिन है, ये आ जाते हैं। और इसी के साथ साथ में अन्य पॉलीसैकेराइड भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्गीकरण है अल्टीग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट होम साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सभी लोग इसको अच्छे से याद करें। थैंक यू।